नमस्कार साथियों, IS हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। रिसेंटली आप लोग जानते होंगे कि कोविड-19 से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। विश्व में एक महामारी की तरह फैल चुका है। तो IS के पर्सपेक्टिव से ये डेफिनेटली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखेंगे तो यूपीएससी 2017 में जीका वायरस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, जो कि उस समय का क्रिटिकल था एक डिजीज के रूप में। इसी तरह अगर आप यूपीएससी 2016 का देखेंगे तो उस समय H1N1 वायरस के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। तो जो यूपीएससी का पैटर्न रहा है, जिसमें कि हमेशा ही जो इस तरह के पैंडेमिक्स या डिजीज के सिचुएशंस होते हैं उस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वायरस कैसे स्प्रेड करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है या उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हम कोविड-19 का सिचुएशन देखेंगे तो कोविड-19 के सिचुएशन के हिसाब से जो अभी सबसे बड़ी चुनौती अगर पूरे देश के सामने है तो वो टेस्टिंग की है। तो आज हम इस वीडियो में कोविड-19 के टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो शुरू करते हैं कोविड-19 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। कोविड-19 जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है और न्यूज़ से भी में आप लोगों ने सुना होगा कि ये कोरोना वायरस जो है ये एक फैमिली ऑफ वायरसेस है, जो कि या तो इंसानों में या जानवरों में, दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में ये बीमारी फैला सकता है। और कोविड-19 जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि कोरोना वायरस के थ्रू होता है। अगर हम देखेंगे कि कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये वुहान चाइना से इसका स्टार्ट हुआ और ये दिसंबर 2019 में सबसे पहली बार पाया गया। कोविड-19 के अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसमें फीवर, टायर्डनेस, ड्राई कफ, एक्चेज एंड पेन्स, नेसल कंजेशन, रनिंग नोज, सोर थ्रोट और डायरिया के से मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं। ये डिजीज पर्सन टू पर्सन थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में, मतलब नाक या मुंह के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। जब एक इंसान खांसता या छींकता है तो इससे ये डिजीज स्प्रेड हो सकता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इस डिजीज को हम क्या स्ट्रैटेजी से डील कर सकते हैं। तो इसमें जैसा आप लोग ने ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ के थ्रू पढ़ा होगा कि इसमें टेस्टिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतने ईजी इसको ट्रैक करना और ट्रीट करना होगा। तो इसको 3T टेक्नोलॉजी या 3T स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं, जिसका मतलब है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। यही की स्ट्रैटेजी है अर्ली डिटेक्शन एंड कंटेनमेंट के। अब टेस्टिंग मेथड्स पे हम आते हैं कि टेस्टिंग किस तरह से कोरोना वायरस की जा सकती है। तो आप देखेंगे कि ब्रॉडली किसी भी वायरस का टेस्ट जो होता है या किसी भी जो बीमारी का टेस्ट होता है उसके दो ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं। पहला मॉलिक्यूलर टेस्ट और दूसरा सेरोलॉजिकल टेस्ट्स। ये टर्म्स आपको सुनने में थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक मैंने आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। ये thepigSite.com है। इसके ऊपर आप जा कर के सेरोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजीज़ के बीच में डिफरेंस पढ़ सकते। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर टेस्ट में क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो वायरस है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और सेरोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है कि जब भी जो हमारा ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसमें ऐसा मैकेनिज्म है कि कोई भी अगर एक बाहर से एक ऑर्गेनिज्म आता है जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करने की कोशिश करता है या हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो बॉडी इसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो सेरोलॉजिकल टेस्ट्स में क्या होता है कि एंटीबॉडीज को हम टेस्ट करते हैं जो बॉडी में वायरस के कारण पैदा होते हैं। और मॉलिक्यूलर टेस्ट्स में हम डायरेक्टली वायरस के एलिमेंट्स को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली जैसा आप नाम से ही समझ रहे होंगे, मॉलिक्यूलर टेस्ट जो है वो इमीडिएटली आपको इफ़ेक्टिव हो सकता है जब आपका इनिशियल कंडीशन है। मतलब जब आप इनिशियली आप अगर इन्फेक्ट होते हैं वायरस के थ्रू तो इनिशियल स्टेज में मॉलिक्यूलर टेस्ट से पता लग सकता है। बट सेरोलॉजिकल टेस्ट में इनिशियल आपको ये बीमारी नहीं पता चलेगी, क्योंकि इनिशियली बॉडी इतनी जल्दी जो है एंटीबॉडीज़ को नहीं प्रोड्यूस कर सकता। और मॉलिक्यूलर टेस्ट में क्या होता है कि हम बेसिकली इसके टेस्ट के लिए थ्रोट से या नोज़ के सैंपल्स लेते हैं थ्रू अ कॉटन स्वैब,
और सेरोलॉजिकल टेस्ट में यूजुअली ब्लड सैंपल्स लिया जाता है। अब हम एक एक करके यहाँ पर 4 टेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या मैकेनिज्म। तो जो सबसे पहला टेस्ट है वो है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो बेसिकली जैसा नाम ही डिटेक्ट कर बता रहा है आपको, ये एक तरह का सेरोलॉजिकल टेस्ट है और बाकी जो 3 टेस्ट्स हैं वो मॉलिक्यूलर टेस्ट्स हैं। तो एंटीबॉडी में हम सबसे पहले ब्लड का एक सैंपल लेते हैं और उसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि एंटीबॉडीज़ है कि नहीं कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। अगर एंटीबॉडीज़ है कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, इसका मतलब ये कंफर्म है कि उस इंसान के अंदर वो डिजीज़ है या वो इंसान जो है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। एंटीबॉडी का जो टेस्ट का कॉस्ट है वो अराउंड 500 रुपीज़ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये रिजल्ट्स 20 to 30 मिनट्स में आ जाता है। बट ये जो टेस्टिंग, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि सेरोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो एंटीबॉडी पे डिपेंड करते हैं और एंटीबॉडीज़ बनने में शरीर में समय लगता है। तो इस वजह से ये इनिशियल स्टेज में अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो वो इस टेस्ट से इजीली पता नहीं चल सकता है। अब हम बाकी टेस्ट देखते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट, जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और इनिशियल स्टेज में बीमारी को पकड़ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पहला टेस्ट है उसको हम RT-PCR बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट इसको हम बोलते हैं। इस टेस्ट को समझने के लिए थोड़ा सा, अगर आपको बायोलॉजी का नॉलेज है तो आप उसको ईजिली समझ सकते हैं। हालांकि मैं आगे वीडियो में एक ग्राफिकल आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा जिसमें हम DNA और RNA के बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी इस टेस्ट के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। इस टेस्ट में बेसिकली नेज़ल और थ्रोट स्वैब्स लिए जाते हैं और इसको डायरेक्टली टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है वायरस के लिए। इसमें अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब अभी अगर आपके पास सिम्टम्स नहीं भी डेवलप हुए हैं, तो वो RT-PCR टेस्ट में डिटेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद जो टेस्ट है वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट। एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस है कि एंटीजन वो चीज़ होती है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज आपके बॉडी में डेवलप हो। सो एंटीजन एक तरह का, और आप कह सकते हो कि ऐसा कोई फॉरेन पार्टिकल है या टॉक्सिन है जो आपके बॉडी या इम्यून सिस्टम में एक रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। तो एंटीजन के टेस्ट के लिए भी क्या है कि हम नेसल सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि SARS-CoV-2 के वायरस हैं कि नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो ट्रू नेट टेस्ट है। ट्रू नेट टेस्ट बेसिकली जो है वो ट्यूबरक्लोसिस और HIV को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये सेम प्रिंसिपल पे काम करता है एज RT-PCR। इसमें भी हम नेसल और ओरल स्वैब्स कलेक्ट करते हैं और मशीन के अंदर वो वायरस डिटेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा ये डिस्क्रिप्टिव ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिखाना चाह रहा था जिससे थोड़ा आपको समझने में आसानी हो। ये जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो एंटीजन टेस्ट है, एंटीजन मतलब डायरेक्टली टेस्टिंग द वायरस इटसेल्फ, और एंटीबॉडी मतलब कि जो हम सेरोलॉजिकल टेस्ट की बात कर रहे थे जहाँ पे कि हम डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है। तो ये इनिशियल स्टेज में टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा और एंटीबॉडी जो है वो लेटर स्टेजेस में, जब आपके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं, उस स्टेज पर एंटीबॉडी टेस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इस प्रोसेस को समझने से पहले अगर आप RNA और DNA के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट में thoughtco.com पे देख सकते हैं। ये एक्चुअली काफ़ी इजी और अच्छा एक्सप्लेनेशन था, तो इसीलिए मैं सोचा कि ये आपको शेयर करूँ आप लोगों के साथ ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। सो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा यहाँ पे। अगर आप डिफरेंस देखेंगे दोनों के टर्मिनोलॉजीज में, तो ये राइबो न्यूक्लिक एसिड कॉमन है। डीऑक्सी का मतलब विदाउट ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम होता है यहाँ पर। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये DNA का स्ट्रक्चर है और ये RNA का स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल में यहाँ पर एक OH ग्रुप है और इसमें सिर्फ H ग्रुप है, तो O मिसिंग है, इसीलिए इसको डीऑक्सी बोलते हैं। और अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये एक डबल हेलिक्स ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है और राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये बेसिकली जेनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। DNA में सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है और RNA जो होता है वो उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को
डिकोड करता है या उसको पढ़ने में मदद करता है, जो कि बॉडी में अगर आप और डिटेल में देखेंगे तो राइबोसोम्स या प्रोटीन्स जहाँ पे बनते हैं उस चीज़ में हेल्प करता है। और इनके अंदर अलग अलग तरह के न्यूक्लियो बेसेस होते हैं, जो कि साइटोसाइन, गुआनाइन, एडेनाइन और थाइमीन होते हैं डीएनए के अंदर, जो कि यहाँ पर आपको कलर स्ट्रक्चर्स के थ्रू दिख रहा है। और आरएनए में बेसिकली यूरासिल होता है थाइमीन की जगह पे, यही डिफरेंस। तो अब हम आते हैं कि डीएनए और आरएनए के बेसिस पे कैसे कोविड-19 की टेस्टिंग की जाती है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि जब आप इस एंटीजन टेस्ट के बारे में देखेंगे तो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये एक आरएनए है और एक डीएनए है। तो इस बैकग्राउंड को अगर आप समझेंगे तो आपके लिए ये टेस्ट समझना इजी हो जाएगा। तो जैसा आपको बताया था कि सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें, वो होता है स्वैब कलेक्ट करना फ्रॉम द बैक ऑफ द थ्रोट। तो ये एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है और ये आपका नाजोफेरिंग्स है, मतलब जहाँ से आप सांस लेते हैं। और ये एक पॉइंट है जहाँ पर कि थ्रोट आपका पीछे का जो सॉफ्ट पैलेट होता है वहाँ पर मिलता है। तो इस पॉइंट से एक कॉटन की मदद से एक स्वैब कलेक्ट किया जाता है। जब स्वैब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो स्वैब के अंदर अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस की वजह से, तो उसके जो आरएनए है, मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, उसमें उसकी जीन्स के अंदर कोरोना वायरस के जीन्स मिलेंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये एक जेनेटिक लेवल का टेस्ट है। तो यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये लिखा है कि कोरोना वायरस जीन्स आर एनकोडेड इन आरएनए रादर देन द डीएनए यूज्ड बाय द ह्यूमन जेनेटिक कोड। तो लैब में क्या करते हैं हम, कोई भी जब वायरस इन्फेक्टेड आरएनए होता है तो उसको सेपरेट कर लिया जाता है बाकी दूसरे मॉलिक्यूल से। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर टेस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। उसके बाद एक एंजाइम होता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जो कि आपके टेस्ट के नाम में भी लिखा हुआ था कि आर टी पी सी आर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या करता है, ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। और जब जो पीसीआर मशीन होती है, बेसिकली पॉलीमराइज चेन रिएक्शन वाली, उसमें डीएनए को डुप्लीकेट किया जाता है। और डीएनए को डुप्लीकेट करने के बाद एक फ्लोरोसेंट डाई होती है जिसके मदद से उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ये बेसिक प्रोसीजर है कोरोना वायरस टेस्टिंग का, जो कि एक जेनेटिक टेस्टिंग है और एंटीजन बेस्ड टेस्टिंग है। अब जो सेकेंड टेक्निक था, जो कि हम पहले देख चुके थे, सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, इसमें एंटीबॉडी टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है उसमें एक ब्लड सैंपल ड्रॉ किया जाता है। उस ब्लड सैंपल को चेक किया जाता है कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है। तो इन्फेक्शन को कैसे चेक किया जाता है, उसमें बेसिकली एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाता है। अगर कोई एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी तो एंटीबॉडी चूँकि इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स होता है वायरस के अगेंस्ट में। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर ये एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस के रिस्पॉन्स में डेवलप हुई होगी तो ये एंटीबॉडीज़ अपने आप को कोरोना वायरस से अटैच करेगी ताकि उसको वो डिस्ट्रॉय कर सके। एंटीबॉडीज़ बेसिकली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है और ये वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इस टेस्ट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट के एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में डेवलप हुए हैं और इस इंसान के अंदर कोरोना वायरस है। और ऑल्सो ये भी इस चीज़ से पता चलता है कि अगर आपके बॉडीज़ में इस तरह के एंटीबॉडीज़ हैं तो पहले, मतलब इसके पहले भी कभी इस तरह का कोई इन्फेक्शन होने की एक संभावना हो सकती है। तो वो पास्ट इन्फेक्शन के बारे में भी इसके थ्रू एक इंडिकेशन मिलता है। ये तो था टेस्टिंग पार्ट। अब हम देखते हैं कि कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या कहता है। कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है वो एक रिसेंट थेरेपी डेवलप की गई है। कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, ये एक सिंपल थेरेपी है। इसमें जो इंसान कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद रिकवर कर जाते हैं, तो रिकवरी के दौरान क्या होता है, उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ जो एक इंसान रिकवर कर चुका है उसमें से हम उसके ब्लड के सैंपल्स के थ्रू निकाल करके जो एक इन्फेक्टेड इंसान है उसमें हम
इंसर्ट कर देते हैं ताकि वो भी ठीक हो सके या उसका इम्यून सिस्टम भी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सके। तो ये एक बेसिकली आर्टिफिशियल टेक्निक है कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक यहाँ पे स्कीमेटिक है, डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक इन्फेक्टेड पेशेंट था जिसको ग्रे कलर में दिखाया गया है। जब ये रिकवर कर गया तो ये नॉर्मल सिचुएशन में आ चुका है। उसके बाद इसका ब्लड को ड्रॉ किया जाता है। उस ब्लड में से जो कोविड-19 के रेजिस्टेंस के दौरान जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए थे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद वो प्लाज्मा मतलब एक प्यूरिफाइड प्लाज्मा में पुट अप करके एक फिर से इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दिस थेरेपी इज़ नोन एज द कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। इसी को फैसिलिटेट करने के लिए एक दिल्ली में प्लाज्मा बैंक भी खोला गया है। तो इसका जो डिटेल्स है वो यहाँ मेंशन्ड है कि अ प्लाज्मा बैंक फंक्शंस लाइक अ ब्लड बैंक। तो ये एक ब्लड बैंक की तरह ही फंक्शन करता है। दोज हु हैड द डिजीज बट हैव रिकवर्ड एट लीस्ट 14 डेज बिफोर द डोनेशन कैन डोनेट प्लाज्मा इन बैंक। तो ऐसे लोग जो ठीक होके 14 दिन तक स्वस्थ रह चुके हैं वो इस डोनेशन को दे सकते हैं। तो 18 से 60 साल की उम्र के बीच के लोग जिनका वजन कम से कम 50 किलो है वो अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल है। Women who have given birth are not eligible as the antibodies they produce during pregnancy after being exposed to the blood of the fetus can interfere with lung function. So इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी सीरीज हम आगे देखेंगे। थैंक यू।